in today's class, we will start with relationship between standard free energy change and equilibrium constant. कल की क्लास में हम लोगों ने फ्री एनर्जी के बारे में जाना। फ्री एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज फ्री एनर्जी? फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो कि वर्क के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जो एनर्जी हमारे वर्क के लिए अवेलेबल होती है उसको हम लोग फ्री एनर्जी कहते हैं और इसको टर्म दिया जाता है जी के रूप में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे इस एनर्जी के बीच में, फ्री एनर्जी के बीच में और एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम इस इक्वेशन के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ये आपको दिख रही है स्टूडेंट्स? कैन यू सी दिस पीडीएफ? यस सर। ओके, तो अब ये एक इक्वेशन है जहाँ पे कोई ए और बी सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं और सी और डी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अगर हमको इस इक्वेशन की स्टडी करनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके फ्री एनर्जी के चेंज को देखना होगा। जो फ्री एनर्जी के चेंज है, मतलब फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इक्वल टू चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन। तो उससे हमें क्या पता चलेगा? उससे हमें ये पता चलेगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है और कितने एक्सटेंट से ये पॉसिबल है, वो सब चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी। तो दिस इज द, ये एक इक्वेशन है जिसे रिसर्चर्स ने दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। ये यहाँ पे जीरो लगा हुआ है, जो ऊपर आप देख पा रहे हो जीरो टाइप में लगा हुआ है, दैट इज द नॉट। डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये डेल्टा जी क्या है? दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अभी हम इसको भी बारे में भी जानेंगे, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक आपको हमेशा वही कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। टी क्या है? दैट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट में दे रखे हैं ए बी सी और डी, दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ द रिएक्टेंट। So delta G naught is the free energy change for this reaction under standard condition. Standard free energy change क्या है? डेल्टा जी नॉट है अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या स्टैंडर्ड कंडीशन होती है? जैसे कि जो रिएक्टेंट्स है उसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप से एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, उसके अंदर जो रिएक्शंस होती है उसका फ्री एनर्जी चेंज हम लोग डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दस डेल्टा जी ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड ऑन देयर कंसंट्रेशन एज शोन इन इक्वेशन 2। तो हमारा जो ये डेल्टा स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ये वाला, ये दोनों चीजों के पे निर्भर करेगा। किसके ऊपर? एक तो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे। अब सपोज करिए कि ये रिएक्शन हो रही है और एक रिएक्शन ये होने के बाद एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ इक्विलिब्रियम हो जाता है। उस केस में क्या होगा कि फ्री एनर्जी में चेंज नहीं होगा, तो हम लोग मान सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू जीरो एट दैट कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी जो है इस वाली रिएक्शन में जीरो होगा, कोई फ्री एनर्जी में चेंज नहीं होगा अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? हमें एक और इक्वेशन मिलेगी जिससे कि हम लोग डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई एंड देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन मिल जाती है। इस वाली इक्वेशन से हम लोग किसी रिएक्शन का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन बता सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये वाला फार्मूला जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है, तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इस वाले टर्म को हम रिप्लेस करते सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये आपका इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? 10 वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन नंबर 13। ठीक है, अगर हम वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा? यहाँ वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये वाला, और यहाँ पे इस टाइप से एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग ई
एट के इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज और इसको अब चेंज कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन से हमें जानकारी मिल सकती है कि ये इक्विलिब्रियम के बारे में और फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। तो अभी हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे इस चीज का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जी नॉट क्या है। दिस इज द डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। जो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर रिएक्टेंट फ्री एनर्जी कंटेंट जो रिएक्टेंट के अंदर है और प्रोडक्ट के अंदर है, वो जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड कंडीशन ये है जो आपको याद करनी पड़ेगी। 298 of element pressure and 1 atmospheric pressure when the reactant and products are present in the standard concentration, namely 1 molar, डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव। अच्छा, अब दो कंडीशन बनती है ये डेल्टा जी, तीन कंडीशन बनती है जिसमें क्या हो सकता है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव हो सकता है। हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स कंटेन लेस फ्री एनर्जी देन द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अंदर कम एनर्जी है, रिएक्टेंट जो कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा एनर्जी है, तो उससे क्या होगा कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में वो रिएक्शन पॉसिबल है। इट विल टेंड टू द डायरेक्शन रिजल्टिंग डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और इससे क्या है, ये रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में ज्यादा फ्री एनर्जी है और रिएक्टेंट में कम फ्री एनर्जी है। तो रिएक्टेंट में कम फ्री एनर्जी हुई तो क्या हुआ, द रिएक्शन विल टेंड टू रिवर्स डायरेक्शन, वो रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है। ओके, सो टू बी मोर एक्सप्लिसिट, रिएक्शन विद द नेगेटिव प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन रिटर्न देयर स्टार्ट विद द प्रोडक्ट एट 1 मोलर। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। और यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है कि कैसे कंडीशंस होगी तो वो कैसे रिएक्शंस होगी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के बारे में। वही चीज जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, जीरो मतलब रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, नेगेटिव होगा तो इट्स विल प्रोसीड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव होगा इट विल प्रोसीड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बायो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन जो है नियरली 7 पीएच के ऊपर होती है, 7.3 और इस टाइप से आपका पीएच होगा, 3 4। तो पीएच 7 इज द तो एक माना जाता है कि पीएच 7 इज कन्वेंशनली डेजिग्नेटेड एज स्टैंडर्ड पीएच इन द बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स। तो जब हम बायोकेमिकल एनर्जेटिक्स की बात करते हैं तो हम लोग पीएच 7 स्टैंडर्ड पीएच क्या लेते हैं, 7 लेते हैं। सो द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट पीएच 7 इज डेजिग्नेटेड एज डेल्टा जी नॉट प्राइम। यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज in the biochemical reactions we will represented at delta G naught prime। ये एक अलग से एक सिंबल बनाया गया है डेल्टा जी नॉट प्राइम, विच शैल बी यूज्ड इन फर्दर डिस्कशन। हम लोग अभी तक जो भी देख रहे थे हाउ बायोलॉजिकल मेडिसिन सिस्टम, जो एनर्जी है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैलोरी में। ठीक है, और 1 कैलोरी बराबर हम लोग जानते हैं 4.184 जूल। अब आते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस एट पीएच 7 और डेल्टा जी नॉट प्राइम। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम में कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, व्हाट इज, एक शॉर्ट नोट में पूछा गया है। तो टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एन एग्जांपल ऑफ आइसोमेराइजेशन, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, बायोकेमिकल एक रिएक्शन देखेंगे और ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम रिएक्शन क्या ले रहे हैं, एक ग्लाइकोलिसिस की एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएचएपी शॉर्ट में बोलते हैं, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने वो रिएक्शन को लगाया हुआ है, यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख पा रहे हो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, दिस इज द डीएचएपी, ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। ये ग्लाइकोलिसिस का एक रिएक्शन है। अब ये रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ ग्लिसरॉल, अब रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना आपका ये बन रहा है, प्रोडक्ट कितना है और रिएक्टेंट क्या है, उसकी अगर रेशियो देखेंगे अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो के इक्विलिब्रियम इट विल बी इक्वल टू 0.0475। ठीक है,
अब अदर चीजें हमें अब पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, पीएच क्या है, तो उसको हम इसमें रख के इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, किसकी, डेल्टा जी नॉट की या डेल्टा जी नॉट प्राइम की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वैल्यू निकाली हुई है, हमें के इक्विलिब्रियम पता चल गया। ठीक है, हम लोगों ने इसका मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन, उसको डिवाइड किया तो हमें ये के इक्विलिब्रियम की वैल्यू पता चल गई। अब हमें ये निकालना है, तो हमने ये सारा कुछ हमें ऑलरेडी, आर कांस्टेंट है 1.898 इंटू 10⁻³ टी हमारा 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू लॉग की बेस 10 एंड 0.047। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, दैट इज द प्लस 1.8 किलो कैलोरी पर मोल। सो व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ DHAP, अब इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए DHAP की 2 इंटू 10⁻⁴ मोलर है, एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ G3P 3 इंटू 10⁻⁶ है। दिस वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड एज दिस। यहाँ पे मैंने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ चुकी है। अब डेल्टा जी हमें निकालना है इस वाले इक्वेशन से, फ्री एनर्जी चेंज। इन वैल्यूज को हम जब ये रखेंगे और ये बता सकते हैं कि ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस में आने का मतलब क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी पॉइंट्स आउट द आइसोमराइजेशन ऑफ डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली बिकॉज when these compounds are present at the concentration mentioned above। जब इस कंसंट्रेशन में हम लेंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को, तो ये वाला रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम लोगों ने इसका एक यूज देखा कि हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन अभी देखा, उसका यूज करके हम लोग कैसे किसी इक्वेशन की स्पॉन्टेनियसली हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उन चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं। Although delta G is negative for this reaction, the value of delta G naught prime is positive. It is important to note that magnitude of delta G for a reaction, whether smaller or larger, the same delta G concentration reaction। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी हम लोगों ने देखा था एंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट ऑफ ए केमिकल कंपाउंड शुड बी क्लियरली अंडरस्टूड। द जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है वो होता है डेल्टा जी, एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज। किसी प्रोडक्ट और किसी रिएक्शन में जो एक्चुअल में मेजरमेंट करके निकालते हैं, कैलकुलेशन करके, वो चीज एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज, उसको हम लोग डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वही रिएक्शन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। यानी कि 1 मोलर आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट इस तरह से है और टेम्परेचर उसका 298 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, तो इस तरह से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कंडीशंस में अगर वो हो रही है तो दैट वी कॉल स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। ये डिफरेंस है और इन डिफरेंसेस को thus in every spontaneous reaction physical free energy of the reacting system will always decrease। यानी कि डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा। तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो वहां पे आपको डेल्टा जी निगेटिव मिलेगा। इसके ऑन द कंट्री वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड जी इज कैरेक्टरिस्टिक एंड अनचेंजिंग, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब आते हैं एक अनदर प्रॉपर्टी पे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की प्रॉपर्टी। These chemical free energy value of the chemical reactions are additive। A noteworthy thermodynamic fact is that overall free energy change for a series of reaction equal to sum of free energy change individual steps। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन दे रखी है A to B। A to B अगर होता है तो उसका डेल्टा जी नॉट प्राइम कितना है, -8 किलो कैलोरी पर मोल। एक रिएक्शन हो रही है बी टू सी, ए टू बी बना और फिर बी टू सी बना। So these two reactions are sequential reaction। The intermediate product B cancels out and overall reaction will be as। ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी, A to C। ठीक है, पहले A से B बन रहा है और फिर B से आपका C बन रहा है। लेकिन जो ये A से C बन रहा है, ये रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अगर इसके जानने के लिए हमें इन दोनों फ्री एनर्जी जो चेंज हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में, उसको ऐड करना पड़ेगा। बिकॉज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ केमिकल रिएक्शन आर एडिटिव इन नेचर। तो हम उसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम देखेंगे इसका -8 है और इस वाली रिएक्शन का +5 है, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, -3 कैलोरी पर मोल। ठीक है,
तो -3 यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो दैट इज द अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ए कैन बी स्पॉन्टेनियसली कन्वर्टेड इनटू बी बिकॉज डेल्टा जी इज नेगेटिव. However, the conversion of B into C under standard condition is thermodynamically not feasible. But as the free energy changes are additive, लेकिन free energy changes क्या है? Additive है. तो conversion of A to C, into C has a delta G naught minus 3, which is obviously meaning A can be converted into C. तो A जो है आपका C में convert हो सकता है under standard condition. So the above two sequential reaction coupled with the intermediate product B. In other words, thermodynamically unfavorable reaction can be driven by thermodynamically favorable reaction. Hello students, can you hear me? So सुन पा रहे हो आप मुझे? Yes, sir. Okay. So अब ये क्वेश्चन एक आया हुआ है, पिछले अभी साल में ही ये पूछा गया था. कोई रिएक्शन दी गई थी और ये पूछा गया था कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है. तो यहाँ पे मान लीजिए एक रिएक्शन आपको दे दी जाती है और ये डेल्टा जी इसका ये दिया जाता है और एक दूसरी रिएक्शन दे दी जाती है. इन दोनों रिएक्शंस के इनको हमें ऐड करना है. ठीक है, इन दोनों को ऐड हम जब करेंगे तो क्या होगा, हमें एक वैल्यू मिलेगी. अगर ये नेगेटिव है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, अगर ये पॉजिटिव रहेगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी. तो इस तरह से हम डेल्टा जी के कैलकुलेशन से ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है. अब आते हैं हम अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एटीपी एज यूनिवर्सल करेंसी ऑफ फ्री एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम. एटीपी क्या है? हमारा एक यूनिवर्सल करेंसी है फ्री एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम. एटीपी को हम लोग यूनिवर्सल करेंसी के रूप में जानते हैं. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको हम लोग कंटिन्यूअसली, हमें फ्री एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. तो ये जो फ्री एनर्जी है, इट्स मेनली फॉर द फॉलोइंग 4 पर्पस. कहाँ कहाँ यूज हो सकती है? 4 जगह यूज हो सकती है. या तो हम इस एनर्जी को यूज करके माइक्रो मॉलिक्यूल्स की सिंथेसाइज करें फ्रॉम सिंपलर टू स्मॉलर प्रिकर्सर, टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट ग्रेडियंट, है ना. अगर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विपरीत चलना है तो हमें एनर्जी चाहिए होगी. जब आप पानी को ऊपर भेजते हो तो क्या करते हो? पानी को ऊपर भेजने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तभी पानी ऊपर जाता है. ठीक है, लेकिन पानी को अगर हमें ऊंचाई से नीचे करना है तो हमें कोई एनर्जी उसमें स्पॉन्टेनियसली वो होती रहती है. तो यही चीज इसके बायोलॉजी में भी है. अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस अगेंस्ट ग्रेडियंट तो हमें एटीपी के रूप में एनर्जी देनी होगी. मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो वहां पे एनर्जी का यूज होगा. तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर, है ना, तो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर डीएनए आरएनए के रूप में, सेंट्रल डोग्मा के रूप में जो होता है, उसके रूप में भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो कई जगहों पे ये एनर्जी का यूज होता है. फ्री एनर्जी इन दिस पर्पस इज डिराइव फ्रॉम द एनवायरनमेंट. और हमें फ्री एनर्जी मिलती कहाँ है? अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से. तो हम लोग अपने एनवायरनमेंट में क्या देखते हैं कि हमारे फोटोट्रॉप्स हैं. कौन से? फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. वो क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को यूज करके, सन की लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और एक निर्माण करते हैं प्रोडक्ट का. उस प्रोडक्ट को कीमोट्रॉप्स वाले यूज करते हैं और उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उसमें से एटीपी को हम लोग यूज करते हैं, उसमें से एटीपी को फॉर्म करेंगे. यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और फिर केमिकल एनर्जी को हम लोग वापस से दूसरी फॉर्म में एटीपी के रूप में यूज करते हैं. तो दिस फ्री एनर्जी डिराइव फ्रॉम द लाइट और ऑक्सीडेशन ऑफ, किसी कहीं से भी यूज होगा, इज पार्टली ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेशल फॉर्म बिफोर इट इज यूज्ड फॉर बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, मोशन एंड फिडेलिटी. और इस स्पेशल फॉर्म को क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी हमारे सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एटीपी प्लेज ए सेंट्रल रोल इन ट्रांसफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी फ्रॉम एक्सर्गोनिक रिएक्शन. एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी यील्डिंग, टू द एंडरगोनिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. हमारे बॉडी के अंदर या बायोकेमिकल रिएक्शन में 2 प्रोसेस आपको मिलेंगे. नेचर में भी 2 प्रोसेस मिलेंगे. किसी में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी और किसी से हमको एनर्जी मिलेगी. तो जो प्रोसेस में हमें एनर्जी मिलती है, मतलब हीट वगैरह जनरेट होती है, उसको हम लोग एक्सर्गोनिक प्रोसेस बोलते हैं. और जहां हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग एंडरगोनिक प्रोसेस बोलते हैं.
So during the breakdown of energy rich foodstuff of fuel molecules, some of the free energy is harnessed to make. तो हम जब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जो बॉन्ड के अंदर एनर्जी कैप्चर है वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस के द्वारा वो रिलीज होती है। उस एक्सर्गोनिक रिएक्शंस के एनर्जी को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, फ्री एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं बॉडी हमारी एटीपी के फॉर्म में, और फिर उसको यूटिलाइज करती है अलग अलग कामों में। कौन कौन से काम यहाँ पे मैंने इस फिगर में दिया हुआ है। बायोसिंथेसिस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो ये 4 काम यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। तो वहां पे हम लोग इस एटीपी को यूज कर सकते हैं। और यूज कैसे करते हैं, ये एटीपी ब्रेकडाउन होगा और बनेगा एडीपी प्लस 5। ये फॉस्फेट रिच बॉन्ड है जो कि एनर्जी के रूप में जाना जाता है। और इन सब की खोज किसने किया था, लिपमैन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, दैट ही इज द जर्मन बोर्न अमेरिकन बायोकेमिस्ट, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ एटीपी साइकिल। और उन्होंने ये नोटेशन भी दिया था, स्क्विगवेल का नोटेशन, जो हम लोग एनर्जी रिच बॉन्ड्स के रूप में अभी भी यूज करते हैं इस नोटेशन को। तो ये है आपका एटीपी का स्ट्रक्चर। ठीक है, एटीपी के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, दिस इज द एडिनोसिन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे एक फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट ग्रुप से। फिर ये हो गया एएमपी, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग क्या कहेंगे, एएमपी, एडिनोसिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप है तो मोनोफॉस्फेट हो गया। फिर अगर हम इसमें एक और जोड़ दें तो 2 फॉस्फेट हो जाएंगे, तो इसको हम लोग बोल देंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप हो जाए तो इसको एक कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस वाले कंपाउंड में एनर्जी रिच बॉन्ड जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं, तो इसकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जा रही है। अब हमको जब बॉडी को हमारी एनर्जी यूज करना होता है तो इसी वाले को ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ से एक एनर्जी ब्रेक डाउन करेगा तो एक निकलेगा, तो आपका एटीपी से एडीपी बन गया। फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, एडीपी से एएमपी बन सकता है। ये एमपी अब खाली हो गया है ना, इसको फिर से जुड़ना पड़ेगा, फिर से एनर्जी इसमें आएगी, और इस तरह से ये एक साइकिल के रूप में ये चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ पे एक इंटर कन्वर्जन होता रहता है इन चीजों में। तो इस साइकिल को हम लोग बोल सकते हैं एटीपी एडीपी साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से वही चीज मैंने जो अभी समझाया वही चीज यहाँ पे बताया हुआ है। एटीपी सर्व एज द प्रिंसिपल इंटरमीडिएट डोनर ऑफ फ्री एनर्जी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। स्टोर करने की बजाय ये एक डोनर का काम करती है, और हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही फास्ट, मतलब हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे कि रेस्टिंग ह्यूमन कंज्यूम, हम कोई ह्यूमन अगर रेस्ट कर रहा है तो सारे दिन उसको करीब 40 किलोग्राम एटीपी की जरूरत पड़ेगी, 40 किलोग्राम एटीपी इन अ डे। लेकिन कोई मेहनत कश मजदूर है, लेबर कर रहा है, तो उसमें कितनी एटीपी हमारी कंज्यूम होती है, डेट कुड बी अराउंड 0.5 केजी पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ही आपकी आधा किलो एटीपी कंज्यूम हो जाती है। अगर पूरे दिन में हम लोग उसको करें तो अराउंड इट विल बी अराउंड 700 किलो के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस है। कोई अगर ज्यादा काम कर रहा है तो उसमें एटीपी ज्यादा लगती है, कोई कम काम कर रहा है तो उसको कम एटीपी की जरूरत होती है। द एंडरगोनिक प्रोसेस सच एज बायोसिंथेसिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैन अकर ओनली इफ एटीपी इज कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड फ्रॉम एडीपी। तो जो एंडरग्रोनिक प्रोसेस है, जैसे कि बायोसिंथेसिस हुआ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ, तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एटीपी होगी, और एटीपी कब होगी, जब वो रीजनरेट होगी एडीपी से। तो ये वाली साइकिल हमेशा जो है एक मेंटेन रहनी चाहिए, तभी आपका ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का सिस्टम प्रॉपरली काम कर सकता है। एटीपी एडीपी साइकिल का सिस्टम सही काम कर सकता है। So phototrophs harvest the free energy in light and regenerate the ATP, whereas chemotrophs क्या करते हैं, वो इसी ATP को वापस से ऑक्सीडाइज करके, कहाँ से ऑक्सीडाइज करके, फूड स्टफ से यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक मैंने ये बता दिया आपको। नाउ लेट्स वी विल डिस्कस अबाउट, पेपर से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपको दिख रही है स्टूडेंट स्लाइड्स? यस सर। ओके, तो अब एटीपी जो है, यहाँ पे एक और चीज हम लोग समझ लेते हैं।
हो सकता है ये शायद एग्जाम में पूछा जाए आपसे। सम बायोसिंथेटिक रिएक्शन हाउ आर ड्राइवन बाय न्यूक्लियोटाइड दैट इज एनालोगस टू एटीपी। कई जगह पे एटीपी का यूज होता है और कई जगह पे इसके एनालोगस मॉलिक्यूल जैसे कि गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, सब में आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा और साथ में ट्राइफॉस्फेट मिलेगा। लेकिन ये भी एनर्जी कंपाउंड है, अलग अलग जगह पे इसकी अलग अलग जगह इसकी यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे कुछ यूटिलाइजेशन को हम लोगों ने समराइज किया हुआ है, जैसे कि एटीपी के एनालॉगस कहाँ यूज होते हैं। यूटीपी का आप देखोगे पॉलीसेकेराइड के बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो वहाँ यूटीपी यूज होता है। सीटीपी आपका लिपिड्स वगैरह में, जीटीपी आपका प्रोटीन में यूज होता है। ये सारे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल हैं, एनर्जी करेंसी हैं, जो कि रिएक्शन को करने में एनर्जी जो लगती है वो प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे के सारे इकट्ठा आरएनए में और डीएनए में भी यूज हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू पेपर पार्ट।